हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में एक नया टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। उनका नाम है सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें कि छोटे छोटे या मोनोमर अणु परस्पर आपस में संयुक्त होकर बड़ी संरचना वाले अणु बनाएं तो उसको हम पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर बनाने की प्रक्रिया को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ये हम बहुत वेल नोन चीज़ जिसको हम पॉलीथीन कहते हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ कहते हैं, पीवीसी इत्यादि, ये सारे के सारे पॉलीमर्स का एक उदाहरण है। एन एकलक या एक एन जो है मोनोमर है और बहुत सारे मोनोमर मिलकर एक पॉलीमर का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जांपल इथीन एन मॉलिक्यूल इथिलीन के लिए तो बहुत सारी पॉलीथीन बन जाती है। कोपॉलीमर के लिए भी प्राय बहुलक शब्द प्रयुक्त होता है। जब दो या दो से अधिक प्रकार की मोनोमर इकाइयाँ परस्पर संयुक्त के पॉलीमर बनाती है तो इस प्रक्रिया को कोपॉलीमराइजेशन कहते हैं तथा बहुलक को कोपॉलीमर के नाम से भी पुकारते हैं। स्पेशली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम इसको 3 श्रेणियों में विभक्त करते हैं। पहला है इलास्टोमर या प्रत्यास्थक, जिसमें इलास्टिसिटी होती है, यानी रबड़ की भांति उच्च कोटि की इलास्टिसिटी होती है। इन्हें बल लगा के खींचा जाए, जैसे हमारी रबर होती है उस टाइप की, लेकिन बल हटने पर पूर्व आकृति में लौट आते हैं। इलास्टोमर के अणु रेशों के अणुओं की भांति लंबे और पतले होते हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि बल प्रयोग करने पर इनके अणु रेखित हो जाते हैं और बल हटाते पुनः सामान्य संरूपण पे आ जाते हैं। प्राकृतिक रबड़ या नेचुरल रबड़ जो है वो इलास्टोमर का एक प्रमुख उदाहरण है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ये पॉलीमर रेखीय अथवा शाखित श्रृंखला वाले होते हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि गर्म करने पर ये नर्म होकर पिघलने लगते हैं, पर ठंडा होने पर वापस से कठोर हो जाते हैं। ये थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। मुलायम अवस्था में इनको इच्छित आकृति में ढाला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन, ठीक है, और पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविलाइट क्लोराइड इत्यादि थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। थर्ड नंबर है हमारे थर्मोसेटिंग पॉलीमर या ताप दृढ़ प्लास्टिक। ये पॉलीमर बहुत अधिक शाखित श्रृंखला वाले हैं, बहुत सारी ब्रांचिंग होती है। इनमें काफ़ी संख्या में क्रॉस बंध बने होते हैं। इन पॉलीमर्स के अणु अव्यवस्थित त्रिविमीय जाल या 3 डायमेंशनल नेटवर्क के रूप में हैफाजर्डली फॉर्म में फैले रहते हैं और गर्म करने पे पिघलते नहीं हैं, बल्कि और अधिक कठोर हो जाते हैं। थर्मोसेटिंग पॉलीमर को गर्म करने पर उसमें नए क्रॉस बंध बन जाते हैं, इसलिए इनकी कठोरता और भी बढ़ जाती है। ये किसी भी विलायक में घुलनशील नहीं होते हैं। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन या बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन ऐसी वर्ग के उदाहरण हैं। कुछ पॉलीमर्स ऐसे होते हैं जैसे नायलॉन 66, पॉलीथीन, टरथैले प्लास्टिक की भांति उपयोग के साथ साथ रेशे बनाने के काम में भी उपयुक्त होते हैं। जैसे नायलॉन के धागे बनते हैं, कपड़े बनते हैं, तो इन काम में सिंथेटिक फाइबर्स जिसे हम कहते हैं, उन्हीं का उदाहरण ये है। इन रेशे बनाने के काम में आते हैं। और रेशे जो है इनके कुछ स्पेशक गुण होते हैं, यानी इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी हाई तनन सामर्थ्य होता है। रेशों में बहुलक पूर्णतः खिंचे हुए समरूपण में रहते हैं और रेशे के अक्ष के साथ संरेखणीय होते हैं। मेटल स्पिनिंग विधि द्वारा रेशों का निर्माण होता है। पिघले हुए पदार्थ को छोटे छोटे छिद्रों से बलपूर्वक गुजारा जाता है तथा तीव्रता से ठंडा किया जाता है। जब इनको ठंडा किया जाता है तो इस कोल्ड ड्राइंग प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिससे एक विशेष तापक्रम पर वो खिंच जाते हैं। फलस्वरूप किंतु कम व्यास वाले रेशे प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पॉलीमर जो मॉलिक्यूलर रेशों की लंबाई के साथ ही रंग संकीर्ण हो जाते हैं। तो ये तरीका है जिस तरीके से हम देखते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाती है। पॉलीमर्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। बहुत सारी मोनोमर इकाइयाँ जब आपस में मिल जाती हैं तो ये बहुत बड़े पॉलीमर बनाते हैं। पॉलीमर बनाने की प्रक्रिया 2 होती है, एक तो एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, दूसरा कंडेंसेशन और पद वृद्धि बहुलीकरण। तो पहला क्या है, युगात्मक या एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन जो है जनरली एडिशनल पॉलीमराइजेशन में एक मोनोमर यूनिट आपस एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं और पॉलीमर का निर्माण हो जाता है। परंतु इस प्रक्रिया में असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड मोनोमर यूनिट भाग लेती है तथा अंतिम उत्पाद पॉलीमर के अलावा कुछ नहीं बनता।
यह प्रक्रिया सामान्यतः श्रृंखला क्रियाविधि चेन मैकेनिज्म द्वारा संपन्न होती है। इसी कारण से श्रृंखला वृद्धि पॉलीमराइजेशन भी कहा जाता है। युगात्मक पॉलीमराइजेशन में पॉलीमर का मूलानुपाती सूत्र या इंपेरिकल सूत्र जिनसे कि वो मोनोमर्स, जिन मोनोमर्स से वो निर्मित होता है उनका समान होता है, उनके समान होता है। जैसे एन एम है, एन तो नंबर है मोनोमर का, एम मोनोमर है, और उसकी और कितने मोनोमर बन के जुड़ते हैं उसका इंपेरिकल फॉर्म है एम एन है। प्राकृतिक रबर जो है, नेचुरल रबर या योगात्मक पॉलीमराइजेशन का उदाहरण है। इस विधि द्वारा निर्मित बहुलक उन एकलकों या मोनोमर से प्राप्त होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को विनाइल पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। ये पॉलीमर व्यापारिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इनके प्रमुख हैं पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉली एक्राइलोनाइट्रिल ऑर्लोन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीमेथिल मैथिक्रेट, पॉलीविनाइल एसीटेट इत्यादि। आप देखो इथीन लें बहुत सारे मॉलिक्यूल तो पॉलीथीन बन जाता है, विनाइल क्लोराइड ले लें तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाता है, एक्राइलोनाइट्राइल ले लें तो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, स्टाइरिल अगर हम एज ए मोनोमर यूनिट लें तो पॉलीस्टाइरिन बनता है, विनाइल एसीटेट ले लें पॉलीविनाइल एसीटेट, और मैथिलिक्रेट ले लें तो पॉलीमिथाइल मैथिक्लेरेट। यानी कुल मिला के ये है कि हमें मोनोमर यूनिट जितनी लेंगे उतनी ही यूनिट का हमें पॉलीमर मिलता है, जो एडिशन के द्वारा एक के बाद डबल बॉन्ड हटता जाता है और सिंगल बॉन्ड बनकर वो जुड़ते जाते हैं। एंड प्रोडक्ट कोई प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार की पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन।